किक मूवी तो सबने देखी ही होगी, है ना। तो ये भी पता होगा कि उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी 15 मिनट तक अपनी सांस रोक के रह सकता है। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ। 15 मिनट? साफ साफ झूठ। हम तो बस 30 सेकंड तक रोक सकते हैं। Hi guys, I hope you all are doing fine. Well, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पूरा सफ़ेद झूठ नहीं बोला है, ये बात सच है। हम और हम लोग 30 सेकंड तक ही अपनी सांस रोक सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अपनी सांस 15 या 20 मिनट तक रोक सकते हैं। और ऐसा करने के लिए ना हमें बहुत ही टेक्निक सीखनी पड़ती है और बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है और पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो कृपा करके अपने घर में नाक पकड़ के मत बैठ जाना कि मेरे को 15 मिनट तक अपनी सांस रोकनी है, ठीक है ना। तो चलो अब आज का हम अपना वीडियो लेसन स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर 10 क्लास 7 साइंस के लिए फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाई डू एथलीट्स ब्रीथ फास्टर एंड डीपर आफ्टर फिनिशिंग अ रेस, है ना। तो जो एथलीट्स होते हैं उनकी सांस बहुत तेज़ और गहरी क्यों हो जाती है जब वो रेस फिनिश कर देते हैं। बोर्ड पे मैंने सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हैं, दोज विल हेल्प यू इन फ्रेमिंग द आंसर्स, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट आंसर। तो फर्स्ट आंसर में हम क्या लिखेंगे कि द एथलीट्स ब्रीथ फास्टर एंड डीपर बिकॉज इन द मसल सेल्स द एनर्जी डिमांड इंक्रीजेस। जब हम बहुत तेज़ भागते हैं तो हमारे मसल सेल्स पे बहुत प्रेशर हो जाता है कि बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करो, तो उस वजह से उनकी एनर्जी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है ना। तो डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजेस। इस एनर्जी डिमांड को पूरी करने के लिए ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है ना। सो दैट इज़ वाई द एथलीट्स ब्रीथ फास्टर एंड डीपर। और आप ये भी ऐड कर सकते हो कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम हो जाती है ना, क्योंकि जब हम भाग रहे होते हैं तो हमारी सांस इतनी गहरी और इतनी लंबी नहीं होती है, तो ऑक्सीजन सप्लाई हमारी कम हो जाती है। ओके, जो सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ द लिस्ट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियोज़, तो यू कैन गो देयर एंड गेट द आंसर्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन है कि वाई डू वी स्नीज व्हेन वी इनहेल डस्ट लेडन एयर, है ना। जब हम धूल भरी सांस को इनहेल कर लेते हैं तो हमें छींकें क्यों आ जाती हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, जब हमारे नेज़ल कैविटी में अनवांटेड पार्टिकल्स आ जाते हैं तो वो ट्रैप हो जाते हैं हमारी नेज़ल कैविटी में जो हेयर होते हैं, है ना। समटाइम्स क्या होता है, ये अनवांटेड पार्टिकल्स हेयर में ट्रैप नहीं हो पाते और हमारी नेज़ल कैविटी की लाइनिंग को इरिटेट करने लगते हैं, उसको तंग करने लगते हैं। तो उस वजह से वी स्नीज़, और स्नीज़ करके हम ये जितने भी हमारी नेज़ल कैविटी में फॉरेन पार्टिकल्स आ गए हैं या डस्ट आ गई है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो कैसे लिखेंगे, the unwanted particles which enter the nasal cavity when we inhale the dust laden air gets trapped in the nasal cavity hair, but sometimes they enter the nasal cavity and they irritate the nasal cavity lining, thus we sneeze to expel the dust particles or these foreign particles so that the clean air enters our body। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है कि वी हैव 3 टेस्ट ट्यूब्स, है ना। टेस्ट ट्यूब ए में वी प्लेस अ स्नेल, टेस्ट ट्यूब बी में वी प्लेस अ प्लांट एंड टेस्ट ट्यूब सी में वी हैव प्लेस्ड अ स्नेल एंड अ प्लांट। द क्वेश्चन इज़ कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट होगी, है ना। सो लेट्स सी। जो टेस्ट ट्यूब ए है जिसमें सिर्फ स्नेल है, तो स्नेल जो है 24 आवर्स रेस्पिरेशन करेगा, है ना। तो उस वजह से 24 आवर्स इसकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। टेस्ट ट्यूब बी में सिर्फ प्लांट है। अब प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस भी करेगा और
रेस्पिरेशन भी करेगा, है ना। तो फोटोसिंथेसिस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। तो एक प्रोसेस में यूज़ हो रही है, एक प्रोसेस में बाहर निकल रही है। तो ऐसे में जो ये प्लांट वाली टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो टेस्ट ट्यूब ए से कम होगी, है ना। अब आते हैं टेस्ट ट्यूब सी पे। यहाँ पे स्नेल भी है और प्लांट भी है। अब स्नेल जो है सिर्फ रेस्पिरेशन कर रहा है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे रहा है, और प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी यूज़ कर रहा है, और प्लांट रेस्पिरेशन भी कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड दे भी रहा है। अब हमें ये देखना है कि सी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ए और बी से ज़्यादा है या नहीं। हमें ये तो पता चल गया है कि ए में ज़्यादा है और बी में कम है ना। हमें ये देखना है कि सी कहाँ पे आएगा। तो ये हम कैसे समझेंगे। अब आप ये देखो, जो स्नेल है 24 आवर्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है, और जो प्लांट है 24 आवर्स कार्बन डाइऑक्साइड ये भी रिलीज़ करेगा, लेकिन फ़ोटोसिंथेसिस में यूज़ भी हो रही है ना। तो फ़ोटोसिंथेसिस लेकिन 24 घंटे नहीं चलता है। फ़ोटोसिंथेसिस तब तक ही है जब तक सनलाइट है। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है वो बी से ज़्यादा होगी, क्योंकि इस वाली टेस्ट ट्यूब में सिर्फ प्लांट की कार्बन डाइऑक्साइड है और इस वाली टेस्ट ट्यूब में स्नेल की भी ऐड हो रही है। तो बी वाली से ज़्यादा होगी सी में। तो हमारी सीक्वेंस क्या बनेगी, ए में सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ कोई प्लांट नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करने के लिए, फिर सी क्योंकि यहाँ पे प्लांट है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करने के लिए, और फिर बी क्योंकि यहाँ पे अकेला प्लांट है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस कर रहा है वो यूज़ भी कर रहा है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ए हैज़ द मैक्सिमम, देन सी, देन बी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ फिफ्थ इज़ टिक द करेक्ट आंसर, है ना। तो लेट्स सी हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट टिक द करेक्ट आंसर है कि in cockroaches the air enters the body through, and the correct answer is yes, of course, spiracles. The air enters the body through spiracles. तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज हमारी मसल्स में क्या चीज़ प्रोड्यूस होने लगती है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड। करेक्ट, वेल डन। फिर हमारा है थर्ड, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट फॉर एन एवरेज इंडिविजुअल इज। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, यस, 15 to 18 पर मिनट, 15 to 18 ब्रेथ पर मिनट। तो हम 1 मिनट में 15 से 18 सांस ले लेते हैं व्हेन वी आर एट रेस्ट, जब हम आराम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. During exhalation the ribs move. So remember how do the ribs and diaphragm move? During inhalation the ribs move upwards and outwards, or diaphragm moves downwards, है ना। और during exhalation the ribs move inwards and downwards. Excellent. And the diaphragm comes back to its position. तो अगेन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट है ए दैट इज ईस्ट। ईस्ट हमें क्या देता है, इट हेल्प्स इन द मेकिंग ऑफ अल्कोहल। तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम हमारा प्रेजेंट होता है चेस्ट कैविटी में, तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट इज स्किन। स्किन से कौन ब्रीथ करता है, स्किन से ब्रीथ करता है अर्थवर्म, है ना। द अर्थवर्म रिस्पायर्स थ्रू हिज स्किन, तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। द नेक्स्ट इज लीव्स। लीव्स किसे रिस्पायर करती हैं, एग्जैक्टली स्टोमेटा से, ये तो सबको पता है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 5 स्टोमेटा। द नेक्स्ट इज फिश।
फिश कैसे रिस्पायर करती है? ये भी सबको पता है, गिल से रिस्पायर करती है, तो ऑप्शन नंबर 2। और लास्ट है फ्रॉग। फ्रॉग कैसे रिस्पायर करता है? लंग्स एंड स्किन बोथ, राइट? तो ऑप्शन नंबर 6। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ ट्रू और फॉल्स। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ अ पर्सन इज स्लो। इज इट ट्रू? नहीं, है ना? जब हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग कैसे हो जाती है? हमारी ब्रीदिंग फास्ट और डीप हो जाती है ना? तो हमारा ब्रीदिंग रेट स्लो नहीं होता है, हमारा ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज false. The second statement is the plants carry out photosynthesis only during the day and respiration only during the night. Is it true? No, this is false. कैसे? भाई देखो, फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब तक सनलाइट है। सो दिस इज़ ट्रू कि फोटोसिंथेसिस इज़ डन ओनली ड्यूरिंग द डे व्हेन देयर इज़ सनलाइट, बट रेस्पिरेशन इज़ अ 24 आवर प्रोसेस। ये रेस्पिरेशन चलता ही रहता है, सांस लेना तो ज़रूरी है ना, सांस लेना बंद तो नहीं कर सकते। तो प्लांट्स के लिए भी सांस लेना ज़रूरी है। प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ, सो रेस्पिरेशन कीप्स ऑन गोइंग। तो ये इट्स अ नॉन स्टॉप प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन डे में भी होता है, नाइट में भी होता है, ठीक है? तो ये पार्ट इसका गलत है, दिस इज़ फॉल्स, ओनली द फर्स्ट पार्ट इज़ ट्रू। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एंड लंग्स। दिस इज़ ट्रू। हमने अभी मैच द फॉलोइंग में भी डिस्कस किया था, फ्रॉग्स दोनों ही चीज़ों से ब्रीथ कर सकते हैं, थ्रू देयर मॉइस्ट स्लाइमी स्किन एंड दे हैव लंग्स ऑल्सो टू ब्रीथ, है ना? नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। इतना बुद्धू समझते हैं क्या हमें? सबको पता है फिशेस के पास गिल्स होती हैं यार। फॉल्स है। फिफ्थ स्टेटमेंट है द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस ड्यूरिंग इनहेलेशन। ये सही है या गलत है? दिस इज़ ट्रू, राइट? जब हम सांस अंदर लेते हैं, व्हेन वी इनहेल द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस। और ये कैसे इंक्रीज होती है? द रिब्स दे मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स एंड द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स। तो चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है एंड द एयर रशेस इन। ओके, so the last statement is true. So moving on to the next question, question number 8. Now this question, as you can see, is in the form of a word puzzle where you have to find the words based on the clues given. Okay, so let's have a look at the first clue, that is the air tubes of insects. So the name of the tubes is trachea. Now let's look at the second clue, that is the skeletal structures surrounding the chest cavity. तो हमारी chest cavity में कौन सा skeletal structure होता है? It protects our lungs also, that is the ribs. Now looking at the third clue, that is the muscular floor of chest cavity. तो हमारी chest cavity में floor कौन form कर रहा होता है? The muscular sheet which forms the floor of the chest cavity, that is the diaphragm. Yes. The fourth clue says tiny pores on the surface of leaf. तो उनको क्या बोलते हैं? Stomata. Yes, very good. The next clue is small openings on the sides of the body of an insect. तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि इंसेक्ट्स के बॉडी पे वो स्मॉल होल्स का नाम क्या है, या वो स्मॉल ओपनिंग्स का नाम क्या है जहाँ से हवा अंदर आती है। सो दोज होल्स आर कॉल्ड द स्पाइरकल्स। द सिक्स्थ क्लू इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो दिस इज ईजी। व्हाट आर आवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स? लंग्स। द सेवेंथ क्लू इज द ओपनिंग्स थ्रू विच वी इनहेल। What are the openings through which we inhale? Nostrils. Now the eighth clue is an anaerobic organism. तो कोई एक organism जो anaerobic respiration करता है, well the most common one is yeast. And the last clue is an organism with tracheal system. इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है ant. Ant is also an insect, तो उसके पास भी tracheal system होता है, so ant. Now the last question for the chapter is that question number 9,
माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम बिकॉज, तो जब हम माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, वाई डू वी नीड टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स? सोचो, थिंक। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट सेज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर्स देयर इज़ नो एयर। ऐसा है क्या? एरोप्लेन्स इतना ऊपर उड़ते हैं, वहाँ पे क्लाउड्स सब होते हैं, और एटमॉस्फेयर की रेंज कहाँ तक है ना? आपने ये सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा। तो ऐसा नहीं है, दिस इज़ फॉल्स। 5 किलोमीटर्स के बाद हवा नहीं है, दिस इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट ऑप्शन पे। लास्ट ऑप्शन है द प्रेशर ऑफ एयर इज़ हायर देन दैट एट द ग्राउंड। ये भी गलत है, क्योंकि प्रेशर ग्राउंड पे ज़्यादा है और माउंटेन्स पे कम है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माउंटेन्स जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तो हवा जो होती है वो क्या होती है, पतली होती जाती है, उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। सो एट द ग्राउंड द एयर इज़ डेंस, इट इज़ थिक, एंड एज यू गो अप द डेंसिटी रिड्यूसेस। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वैसे वैसे हवा पतली होती रहती है। ठीक है, तो प्रेशर नीचे ज़्यादा होता है और ऊपर कम होता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ हायर देन दैट एट द ग्राउंड। दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि ग्राउंड पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो एयर का टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता रहता है। द एयर starts to cool down. Okay, तो temperature at the ground is more as compared to the higher altitudes. ठीक है, तो अब एक ही ऑप्शन बचा, वही सही ऑप्शन है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज़ लेस देन दैट अवेलेबल एट द ग्राउंड। है ना, ये बिल्कुल सही है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सो द डेंसिटी रिड्यूसेस, एयर पतली होती रहती है, एयर बिकम्स लेस डेंस। तो द अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ अवेलेबल एट द ग्राउंड इज़ मोर एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ अवेलेबल एट द माउंटेन tops. So that is why the mountaineers, they need to carry oxygen cylinders when they डू द माउंटेन क्लाइंबिंग, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, और इस वजह से, और माउंटेन क्लाइंबिंग तो हैवी एक्सरसाइज है, उस वजह से उन्हें और ऑक्सीजन चाहिए, तो इस वजह से दैट इज़ वाई दे कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर्स। अब इसके अलावा एनसीईआरटी में बहुत सारे ब्लू बॉक्सेस होते हैं और इन बिटवीन द क्वेश्चंस होते हैं, एडिशनल एक्सरसाइजेज होती हैं। वो सारी एक्सरसाइजेज अभी तक मैंने वीडियो में कवर नहीं करी हैं। आई विल ट्राई टू कवर देम इन फ्यूचर, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट regarding those or regarding this video or regarding any chapter, you can leave them in the comment section. Thanks for watching this video. Hope you liked this video and I was able to solve your doubts and questions. Do subscribe to our channel Schoolroom Online and follow us on Facebook, Instagram and Twitter. See you next time.